तो वहीं बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर बिहार पुलिस का मनोबल बढ़ाया है। डीजीपी ने बिहार पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया कि हम थके भी नहीं हैं और झुके भी नहीं, बगैर सजाए गुनाह के रुक भी नहीं सकते, जुल्मी को सजाए हवस न मिले जब तक, जिद है मंजिल से हम चूक नहीं सकते। तो शायराना अंदाज में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से यह ट्वीट किया गया, जिसमें बिहार पुलिस का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया। तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए 25 जुलाई को पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ट्वीट पर पीएम मोदी से भाई को इंसाफ दिलाने की मदद मांगती नजर आई हैं। सुशांत की बहन ने पीएम से की अपील, भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मांगी मदद। लिखा, न्याय की जीत का इंतजार है। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी कर सत्यमेव जयते बोला था। अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पीएम नरेंद्र मोदी से न्याय की अपील की है। श्वेता सिंह ने पीएम को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है। लिखा है, आदरणीय सर, मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ और सच के लिए खड़े रहते हैं। हम लोग एक बहुत ही आम परिवार से आते हैं। मेरे भाई का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था जब मेरा भाई बॉलीवुड में था, और आज भी कोई गॉडफादर नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस केस में ये सुनिश्चित करें कि जांच सही तरीके से आगे बढ़े और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो। सुशांत सिंह की बहन का ट्वीट में ये लिखना कि सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो, ये बताता है कि सुशांत सिंह के परिवार को सबूतों से छेड़छाड़ का अंदेशा है और उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस की कार्यशैली से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ साथ बिहार के नेता भी संतुष्ट नहीं है। नेताओं ने सिर्फ मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार की नियति पर भी सवाल खड़ा किया है और ये सवाल पूछा है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार मामले की सीबीआई जांच कराने से भाग रही है। जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस जो व्यवहार कर रहा, कैदी भान में बिठा रहा, ऑटो में उसको घूमना पड़ रहा, ये अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का मामला नहीं बनता है, कहीं न कहीं उसकी हत्या की गई है। कई तरह के बातें चर्चा में आ रही है। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय गृह मंत्री से कि इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करा दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। इस पूरे मामले पर पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनी राय जाहिर की। उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा है कि मुंबई पुलिस बेकार नहीं है, अगर किसी के पास सबूत है तो उसे हमारे पास पहुंचा सकता है। हम उसके आधार पर आरोपियों से पूछताछ करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे सजा भी देंगे। मेरी अपील है कि इस मुकदमे को महाराष्ट्र और बिहार के बीच झगड़े की वजह न बनाया जाए। उद्धव ठाकरे मुंबई पुलिस का बचाव कर रहे हैं, मुंबई पुलिस पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जब सुशांत के परिवार को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं और हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग हो रही है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को सीबीआई को सौंपने में दिक्कत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने के बाद छपरा में आई बाढ़ ने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दरअसल 1966 में आई प्रलयंकारी बाढ़ में जिन इलाकों में पानी नहीं भरा था, वहां भी इस बार पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों तक पहुंच रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। लोग अपने घरों की छतों पर किसी तरह से शरण लिए हुए हैं।
छपरा में सबसे ज्यादा प्रभावित पानापुर, मसरख और तरैया प्रखंड है, जहां लाखों की संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन इन इलाकों तक पर्याप्त राहत नहीं पहुंच रही है। विपक्षी दलों ने सरकार पर राहत के काम में विफल रहने का आरोप लगाया है। पूरे लोग जो है बाढ़ के पानी में तबाह हैं। हमने आज अपने गांव भुरहा से जब चला, मोरिया, जीपुरा, लौवा, चकिया और इधर जो है आपको तरैया तक हम आए हैं। जो स्थिति है वह कहने लायक नहीं है। सारे लोग तबाह हैं। कुछ लोग जो है घर के ऊपर छत पर बैठे हुए हैं। हमने जब अपनी नाव से निकली तो हमने देखा कि नाव के लिए लोग जो है तबाह हैं। और यह जो सरकार है, सरकार केवल सरकार के कथनी और करनी में कतई मेल नहीं है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी 1987 के रिकॉर्ड स्तर को छूने के करीब है। पानी बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में हजारों घर डूब चुके हैं। पानी की तेज बहाव की वजह से नदी पर बने रेल पुल को बंद कर दिया गया है। यहां के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। ये समस्तीपुर का बूढ़ी गंडक जो अपने सवाब पर है और 1987 का जो स्थिति था, उस स्थिति में कहें तो अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है बूढ़ी गंडक नदी। और चारों तरफ इस जल वृद्धि को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके में जो निचले हिस्से में जो गंडक के किनारे लोगों का झुग्गी झोपड़ी थी, वो पूरी तरह जल के अंदर समाहित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस रेलवे पुल को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। बावजूद इस पुल को लोग सेल्फी स्पॉट के रूप में बना दिए हैं। जो दूसरा बगल वाला पुल है, वहाँ पर इतने जलस्तर वृद्धि होने के बावजूद भी लोग रेलवे पुल पे आवाजाही कर रहे हैं। वहाँ पुल के नीचे उतरते हैं और सेल्फी लेने का वो काम कर रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। प्रशासन के द्वारा बार बार इसे को लेकर के रोक लगाने की बात कही जाती है, सख्ती भी बरतने की बात कही जाती है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ देखिए, लोगों में तो बहुत खौफ है। हम लोग के जो ज़िंदगी में मैंने देखा है कि इतना जलस्तर पहली बार बढ़ा है और लाखों परिवार इससे प्रभावित है। हम लोग के अंदर डर का माहौल है। रात में तक सोते नहीं हैं, 3 बजे 4 बजे तक गश्ती करते रहते हैं। लोगों के बीच में बहुत भय का माहौल है। ये जो जलस्तर का मीटर है उसको देखिए, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वर्ष 2007 में जो जलस्तर था वो जलस्तर 48.83 था। 1987 में भी 48.83 था, जो रिकॉर्ड जलस्तर है और उसको छूने के करीब पहुंच चुकी है। अभी गंडक लगातार अपने रौद्र रूप को धारण की हुई है। जरूरत है प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, लोग उन निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी अनहोनी से लोग बच सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो मुजफ्फरपुर की भी कमोबेश यही स्थिति है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक तबाही मचा रही है। अमर शहीद जुब्बा सहनी के गांव चैनपुर को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ में बह चुकी है, जिस वजह से 30 गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। ऐसे में इस इलाके के लोगों का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा है, वो है नाव। लेकिन यहाँ सरकारी नाव नहीं है और ऐसे में लोग कारीगर से नाव बनवा रहे हैं और इसी नाव से वो इस जगह से निकलने की जुगत में है, कोशिश में है। एक नाव के निर्माण में करीब 35,000 की लागत आ रही है और नाव की डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात जुटकर नाव बनाने में लगे हुए हैं। से मीनापुर प्रखंड त्रस्त है। मीनापुर के सभी 28 पंचायतों में बाढ़ है। 18 पंचायतों की स्थिति बहुत खराब है। और एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शायद आपने नाव बनते हुए नहीं देखा होगा। आखिर ये क्या स्थितियां हैं कि नाव बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो जाहिर है कि जब लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो नाव ही उनका सहारा होता है कि नाव से वे अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये नाव यहाँ के एक स्थानीय हैं सनोज शर्मा, वे खुद बना रहे हैं पूरा परिवार मिलकर। और आप देखिए कि नया नाव तैयार कराया जा रहा है। आप नया नाव बना रहे हैं इसलिए कि मेरा घरे से आया हुआ यहाँ 4 दिन हो गया। मेरा घरे जाने आने का कोई सुविधा नहीं है। धारपुर गांव में मेरा घर हुआ, समझे। हाँ, क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ बहुत बड़े रोड पर भी पूरा पानी है, सब एकदम पूरा मैंने जाने आने का घर से निकलने के बाद डूबा है। नया नाव बना रहे हैं इसीलिए नया जाने आने के लिए। कितना खर्चा पड़ेगा? वही 35,000।
35,000। हाँ। तो सरकारी नाव नहीं है क्या? यहाँ पर कोई नहीं है। और आबादी कैसे आ रही है, तो आपने बना लिए? हाँ, तो अभी लोग कैसे कैसे जैसे भी जिसको 100 आदमी का आना है उसको 20 आदमी आता है, रहता नहीं। हाँ ज्यादा इमरजेंसी है क्या? हाँ, तो उससे छेदा उदा वाला काम करते हैं, कटर मशीन चलाते हैं, ड्रिल मशीन। तो मैनुअल भी कर सकते थे ना, उसमें ज़्यादा और टाइम लगेगा ना। और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इमरजेंसी है इसलिए जनरेटर रखने की जरूरत पड़ गई। तो ये हालत है मीनापुर की। नाव की आवश्यकता है और नाव सरकार को देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी दावे करती है। लेकिन आप देखिए कि सनोज शर्मा जैसे कुछ लोग हैं जो अपना नाव तो बना ले रहे हैं, लेकिन हजारों की आबादी आज भी त्रस्त है, क्योंकि उन्हें सरकारी नाव उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, खुद से वे बना नहीं सकते। तो परेशानी कितनी बड़ी है बाढ़ की वजह से मीनापुर इलाके में, इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और दरभंगा में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। पानी में घर बार सब कुछ डूब चुका है। लोग नाव छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। गांव से बाहर जाने का एकमात्र सहारा उनके पास सिर्फ नाव है और नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो रहे हैं, जो अपने आप में किसी हादसे को दावत देने से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अभी तक कोई सरकारी मदद उन तक नहीं पहुंची है। वहीं सीतामढ़ी में बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिन लोगों का घर पानी में डूब चुका है वो NH 77 पर अपने पूरे परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं। पॉलीथीन से बनाए इस टेंट में पूरा परिवार रह रहा है। इनकी मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब बारिश शुरू हो जाती है। रात में NH के किनारे पॉलीथीन के टेंट में रहने वाले लोगों से उनकी स्थिति और इस हालात को समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बेशक कमी आ रही हो, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि सैलाब के सितम ने हजारों परिवारों का घर उजाड़ दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीर, सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के ये थुम्मा गांव है, जहां बाढ़ के पानी के चलते लोगों का आशियाना उनसे छीन चुका है और लोग आज NH 77 को अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये यहाँ रह रहे हैं और तेज रफ्तार भरते वाहन यहाँ से हर मिनट गुजरती है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? रही बात यहाँ के बाढ़ पीड़ितों की, तो सबसे दुखद तस्वीर ये है कि जिन को इन्होंने वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, आज वे इनकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं रखे हुए हैं और आज तक इनको देखने आने का भी काम नहीं किया है। हमारे साथ है प्रसाद मुखिया, जिनका परिवार का 10 सदस्य आज इस सड़क पर NH 77 पर पॉलीथीन के नीचे अपनी जिंदगी पिछले 15 दिनों से गुजार रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि प्रसाद मुखिया का आखिर दर्द क्या है, क्या परेशानी है? सर, परेशानी तो यही है कि जब पानी घर घर में घुस गया, रहने का जगह नहीं है, तो NH 77 पर पहुंचे हुए हैं। कोई भी देखने नहीं आए, कोई विधायक नहीं, मुखिया कोई सदस्य नहीं पहुंचे यहाँ देखने। सर, कि हम रोड पर बैठे हुए हैं धूप में, अगर बारिश होता है तो नीचे पानी घर में भी जाता है, दो तिरपाल के नीचे, ऊपर से अति रोके है। तो ये रोड पर तो पानी के ढुलकानी है। एक तो बारिश में पानी के आती है, धूप के आती में बच्चा सब बरकती है। एकदम छोटे बच्चा के लेके क्या करे, हम मजबूरी में रह रहे हैं। कोई देखने सुनने आया कि कोई देखने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? परमिल देवी। आपने देखा यहाँ के बाढ़ पीड़ितों का दर्द काफी भयावह है। लोग 15 दिनों से किस तरीके से NH 77 पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। अगर इस परिस्थिति में तेज रफ्तार वाली वाहन से कोई हादसा होगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार, प्रशासन या फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि? राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। गंडक नदी के जलस्तर में कमी के बाद नदी की धारा तेज हो गई है। बगहा में पीपी तटबंध के पास नदी तेजी से कटाव कर रही है। पिपरा पिपरासी तटबंध पर दबाव बढ़ने के बाद जल संसाधन विभाग की टीम कटाव रोधी कार्य में जुट गई है। इस काम का जायजा लिया बगहा संवाददाता मुन्ना राज ने। जलस्तर में कमी होने के बाद ही पीपी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। आप देख सकते हैं सामने से एक गंडक नदी का नज़ारा है और पानी कम होने के साथ ही पानी का करंट बढ़ गया है और भीतहा का पीपी तटबंध का ये पॉइंट है। अब कल से ही यहाँ पे कटाव
का खतरा बढ़ा हुआ है। ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम यहाँ काम कर रही है और फ्लड फाइटिंग के लिए जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से इस तटबंध को सुरक्षित करने के लिए कवायद चल रही है। यहाँ पे कार्यपालक अभियंता हैं, उनसे जानने की कोशिश कर किस तरह का फ्लड फाइटिंग चल रहा है। फ्लड फाइटिंग ये जो बैक रोलिंग के चलते जो मुख्यतः कटाव है और नदी के रुख का कुछ कहा नहीं सकता है, फिर भी हम लोग मुस्तैदी से दिन रात डटे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। सामग्री भी स्थल पर मौजूद है, अभी स्थिति नियंत्रण में। ग्रामीणों में थोड़ा बहुत आक्रोश जरूर है, लेकिन अब देखना होगा गंडक नदी के जो वर्तमान करंट है उस पर जल संसाधन विभाग किस तरह काबू पाने पर सफल होता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पीपी तटबंध, बगहा। तो वहीं भागलपुर का कहारपुर कोसी का रौद्र रूप झेल रहा है। कई घर कोसी में समा चुके हैं और इस वजह से ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ परिवार गांव के खाली पड़े प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में अपना बसेरा बनाए हुए हैं, तो कई लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि अभी तक न तो सरकार की तरफ से कुछ राहत पहुंची और न ही कोई जनप्रतिनिधि ही इनका हालचाल जानने के लिए पहुंचा। न खाने का जगह है, न कपड़ा लत्ता का, कोई भी सब चीज दहा गया है सर। कोई देखने आया? कोई भी नहीं अभी देर तक देखने के आया है। कोई मुखिया? कोई नहीं, साफ नहीं, कोई नहीं आया है देखने के लिए। कैसे जीवन कर रहा है? कैसे देखिए रहा है, कैसे जीवन कर रहा है। क्या परेशानी है? खाने के, सुतने के, पिन्ने ओढ़ने के लिए। बाल बच्चा भी यहाँ पर नहीं रखा है, दिक्कत खत्म है। सरकार कोई मदद? सरकार कोई मदद नहीं दिया है। के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। कोरोना की वजह से दूसरी बीमारियों से बीमार मरीज अस्पताल आने से बच रहे हैं। गया के मानपुर स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र पर इलाज के लिए 20 बेड हैं, जिसमें से मात्र 5 बेड पर ही मरीज हैं। केंद्र के प्रबंधक का ये कहना है कि कोरोना की वजह से लोग अपने कुपोषित बच्चों को पुनर्वास केंद्र नहीं लेकर आ रहे। असर है और उस कारण से जो है संख्या बहुत ही कम है। यहाँ जो बच्चे आते हैं उसको क्या सेवा मिलती है? इनको सिस्टमेटाइज ढंग से जो है उनको समय समय पर भोजन दिया जा रहा है ना, बैलेंस डाइट दिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे कुपोषित आ रहे हैं उनको जल्द में जो है अधिक से अधिक वेट को गेन किया जाए। सरकार के निर्देश के बाद स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील का चावल दिया जा रहा है। चावल लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ स्कूल भी पहुंच रहे हैं और इस दौरान न तो कोई मास्क पहने हुए नजर आया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया जा रहा है। जमुई के सदर प्रखंड के पुतेरिया स्कूल में मिड डे मील लेने पहुंचे लोगों की भीड़ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। सरकार ने सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें एमडीएम का चावल देने की बात कही है और दिया भी जा रहा है, लेकिन इस चावल देने के दौरान किस तरह की लापरवाही दिख रही है और वो भी कोरोना काल में कि कोरोना का संक्रमण फैले नहीं, तमाम तरह का निर्देश दिया गया है, बावजूद इसके किस तरह से लापरवाही दिख रही है वो सामने है। ये जमुई सदर प्रखंड का पुतेरिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और यहाँ पर एमडीएम का चावल दिया जा रहा है और तस्वीर साफ है कि किस तरह से चावल लेने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है ग्रामीणों की, जबकि ये लोग जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, लेकिन स्थिति साफ है कि किस तरह से लापरवाही दिख रही है। कोरोना को लेकर किसी को खौफ नहीं है। नहीं लगाए, घर में छूट गया, घर में छूट गया। ये सब क्या आपस की दूरी भुला गया सर, घर में है मास्क, घर में है लगाने के लिए, भुला गया। साफ तौर पे दिख रहा है कि घर में है, मास्क नहीं, मास्क घर में है, लेकिन दूरी का किस तरह से कह सकते हैं कि ये बाजार लगा हुआ है एक तरह से। ये लापरवाही नुकसान पड़ सकती है लोगों की, जबकि कहा गया है कि नियम का पालन करना है चावल देते हुए। जब यहाँ पर इतने लोग जुटे हुए हैं चावल लेने के लिए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।